प्रकाश, तुम लोगों का जो टॉपिक स्टार्ट होगा, जिसका भी माइक ऑन है वो थोड़ा म्यूट कर देना, ठीक है। तो आज तुम लोगों का जो टॉपिक है वो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है, और इस हार्मोन के जितने भी डेरिवेटिव है और इसका यूज क्या क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, ठीक है। लास्ट क्लास में जितने भी इधर क्रैश कोर्स वाला जितने भी स्टूडेंट हो, लास्ट क्लास में तुम लोगों का जनरल फार्माकोलॉजी स्टार्ट हुआ था। फिर आज ये जो टॉपिक हो रहा है इसको देख लो। फिर हम और एक दो क्लास इस पे कराएंगे, हार्मोन पे एक क्लास, ये मैक्स टू मैक्स एक ही क्लास होगा इसके बाद। और फिर हम लोग कुछ केमोथेरेपी का पार्ट देखेंगे। फिर आगे हम फिर से जो हमारा एकदम स्टार्टिंग से है जनरल फार्माकोलॉजी, फिर एएनएस, उधर से फिर से हम लोग रिविजन स्टार्ट करेंगे। क्लियर है सबके पास? स्क्रीन विजुअल हो रहा है सबके पास? तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो मैंने बताया स्टेजन और पोजिशन, इससे पहले तुम सब लोग इसको पढ़े होंगे। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज मैं बता देता हूँ, वो है इस चैप्टर में कोई ज्यादा अपना दिमाग मत लगाना। इस चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा डेप्थ से कभी आया नहीं है एग्जाम पे, ठीक है। हार्मोन से जो भी हार्मोन से रिलेटेड जितने भी चैप्टर है, ठीक है, इससे कभी डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हार्मोन से हमेशा जो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन होता है वो पूछा जाता है, इसका यूज पूछा जाता है, इसका एडवर्स इफेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि हार्मोन के भी जितने भी हमारा सप्लीमेंट है, जितने भी डेरिवेटिव है, इसमें बहुत सारा एडवर्स इफेक्ट है। जैसे सीएनएस क्लास के ड्रग में बहुत एडवर्स इफेक्ट होता है, ऐसे ही हार्मोन में भी बहुत एडवर्स इफेक्ट है। तो मेनली क्वेश्चन यही से आता है। तो इस क्लास में ज्यादा कोई अपना दिमाग मत लगाना और ज्यादा डेप्थ में मत पढ़ने जाना, ठीक है। जितना पढ़ाया जाएगा इस चैप्टर में उतना ही पढ़ना, उससे तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा। स्क्रीन दिख रहा है? सबको विजुअल हो रहा है? है दादा। विजुअल हो रहा है कि नहीं? ओके। तो देखो, फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे इस्ट्रोजन, फिर प्रोजेस्टेरॉन, ओके। तो इससे पहले इस्ट्रोजन के बारे में तुम सबको पता है कि इस्ट्रोजन जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा फीमेल सेक्स हार्मोन है। और ये कोई मत सोचना कि ये ओनली फीमेल के बॉडी में रिलीज होता है। ये मैंने प्रीवियस जो क्लास हुआ था इसके मैंने लिया था, जो एंड्रोजन डेरिवेटिव वाला, उसमें मैंने बताया था कि इस्ट्रोजन हमारा फीमेल और मेल दोनों के बॉडी में होता है। मेल के बॉडी में हमारा टेस्टोस्टेरोन से बनता है। कौन सा एंजाइम हमारा टेस्टोस्टेरोन से इस्ट्रोजन बनाता है बोला था? कौन सा एंजाइम है जो टेस्टोस्टेरोन से इस्ट्रोजन बनाते थे? वो थे एरोमेटेज एंजाइम, ठीक है। एरोमेटेज एंजाइम जो होता है वो हमारा टेस्टोस्टेरोन को डायरेक्ट एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, और वो भी एस्ट्राडायोल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। आज हम एस्ट्रोजन का तीनों फॉर्म पढ़ेंगे। तो एस्ट्रोजन हमारा फीमेल सेक्स हार्मोन है, जहाँ वो हमारा रिलीज होता है, कहाँ से? ये हमारा रिलीज होता है ग्राफियन फॉलिकल ऑफ ओवारी, ठीक है। ओवारी का ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होता है। अब एस्ट्रोजन का तीन नेचुरल फॉर्म, ये जो तीन फॉर्म लिखा है ये नेचुरल है, मतलब ये नॉर्मली बॉडी में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एस्ट्राडायोल, एस्ट्रोन और एस्ट्रायोल, ठीक है। ये तीनों फॉर्म में से सबसे जो मेजर अमाउंट में होता है ये हमारा क्या होता है, मेजर अमाउंट में होता है, ठीक है। सबसे मेजर अमाउंट में एस्ट्राडायोल जो होता है बॉडी में प्रोड्यूस होता है फीमेल के बॉडी में। मेल के बॉडी में तो टेस्टोस्टेरोन से बनता है ये। अब ये तीनों ही हमारा रिलीज कहाँ से होता है? ग्राफियन फॉलिकल से होता है, ओवरी का, ओके। तो ये तीन हो गया हमारा नेचुरल फॉर्म। अब होता है एस्ट्रोजन का कुछ सिंथेटिक फॉर्म, ठीक है। सिंथेटिक फॉर्म को हम दो पार्ट से डिवाइड किया है। कुछ होता है हमारा स्टेरॉयडल डेरिवेटिव, कुछ होता है नॉन स्टेरॉयडल डेरिवेटिव। तो स्टेरॉयडल का मतलब क्या है कि इन ड्रगों के स्ट्रक्चर अगर देखा जाएगा तो इसमें जो हमारा स्टेरॉयड स्ट्रक्चर होता है, जो स्टेरॉयड मोइटी होता है, जिसको हम मेनली फिनांसिन कहते हैं, ठीक है, जो आगे जाके हमारा कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसिस होता है। तो वो जो फिनांसिन न्यूक्लियस होता है, वो जो स्टेरॉयडल मोइटी वो इन ड्रगों के स्ट्रक्चर में दिखता है, ठीक है। और जो नॉन स्टेरॉयडल है इसका एक्शन तो सेम ही आता है स्टेरॉयडल की तरह, लेकिन इसके स्ट्रक्चर में वो रिंग प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। स्टेरॉयडल मोइटी नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम नॉन स्टेरॉयडल कहते हैं। तो स्टेरॉयडल में कौन कौन सा आएगा हमारा? इथिनाइल एस्ट्राडायोल, मेस्टानोल और टिबोलोन, ठीक है। टिबोलोन आएगा, मिस्टानोल आएगा और इथिनाइल एस्ट्राडायोल आएगा। ये तीन हमारा स्टेरॉयडल में आएगा। नॉन स्टेरॉयडल में आएगा हमारा डाईइथाइल स्टेरॉल आएगा, हेक्सास्टेरॉल और डायस्टेरॉल, ठीक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन हमारा स्टेरॉयडल एस्ट्रोजन डेरिवेटिव है, कौन हमारा नॉन स्टेरॉयडल एस्ट्रोजन डेरिवेटिव है। ठीक है, ये सब सिंथेटिक है। ठीक है, चाहे स्टेरॉयडल हो नॉन स्टेरॉयडल सब सिंथेटिक है। नेक्स्ट क्या है, ये हो गया सब हमारा क्या है, अभी तक जितने भी पढ़ा है ये सब एगोनिस्ट थे। ठीक है, ये सब एस्ट्रोजन रिसेप्टर का एगोनिस्ट थे। अब हम देखेंगे कि एस्ट्रोजन का हमारा एंटागोनिस्ट कौन कौन सा है। जैसे मान लो फर्स्ट ये जो एंटी एस्ट्रोजन लिखा है, तो एंटी एस्ट्रोजन का मतलब क्या होता है, ये एस्ट्रोजन सिंथेसिस इनहिबिटर, इसको सिंथेसिस इनहिबिटर भी हम कह सकते हैं। ठीक है, सिंथेसिस इनहिबिटर, ये हमारा क्या करता है, एस्ट्रोजन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। तो एंटी एस्ट्रोजन में आता है हमारा एक ही ड्रग आता है जिसको हम कहते हैं क्लोमिफेन साइट्रेट। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर। डाउन रेगुलेटर मतलब ये भी क्या करेगा, ये होता है हमारा रिसेप्टर ब्लॉकर। रिसेप्टर ब्लॉकर जो एस्ट्रोजन का रिसेप्टर है उसको ये ड्रग ब्लॉक करता है, इसका नाम है हमारा फुलवेस्ट्रैंड। ठीक है, एक ही ड्रग है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया है कि कौन सी ड्रग है जो हमारा एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर है। तो डाउन रेगुलेटर मतलब वो रिसेप्टर की जो एक्शन है उसको रिड्यूस करेगा, ये हमारा ब्लॉकर है फुलवेस्ट्रैंड। ओके, नेक्स्ट है हमारा सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का मतलब है ये हमारा क्या कर सकता है, ये हमारा एक्शन को इंक्रीज भी कर सकता है, ये जो एस्ट्रोजन का एक्शन है उसको डिक्रीज भी कर सकता है, दोनों प्रॉपर्टी इसके पास है। ठीक है, इसमें आएगा हमारा टैमोक्सिफेन आएगा, टॉर्मीफेन आएगा और रेलोक्सिफेन आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एस्ट्रोजन मॉड्यूलेटर। नेक्स्ट और एक ड्रग है जिसको हम कहते हैं एरोमेटेज इनहिबिटर। ठीक है, ये एरोमेटेज इनहिबिटर मैंने अभी बताया था कि ये एरोमेटेज एंजाइम कहाँ लगता है, कि जो हमारा टेस्टोस्टेरोन होता है, जो टेस्टोस्टेरोन होता है मेल के बॉडी में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है, तो इससे एस्ट्रोजन बनता है, और फीमेल के बॉडी में एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है, इससे टेस्टोस्टेरोन बनता है। ठीक है, ये रिवर्सिबल है, एक से दूसरा बन सकता है, और ये बनने में हेल्प करता है हमारा एरोमेटेज एंजाइम। तो इस एरोमेटेज एंजाइम को अगर तुम मेल के बॉडी में इनहिबिट कर दोगे, ठीक है, मेल के बॉडी में एरोमेटेज इनहिबिट करोगे, तो क्या होगा, एस्ट्रोजन का डेफिशिएंसी दिखेगा, एस्ट्रोजन नहीं बनेगा, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ने लगेगा। और फीमेल के बॉडी में यही एरोमेटेज को तुम इनहिबिट करोगे तो उसके बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल बढ़ने लगेगा। ठीक है, क्योंकि तब एस्ट्रोजन से टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा। तो इस एरोमेटेज इनहिबिटर क्लास में हमारा तीन ड्रग आएगा, लेट्राजोल, एनेस्ट्राजोल और एक्सिमिस्टोन। आगे जाके हम एरोमेटेज इनहिबिटर का और एक छोटा सा क्लासिफिकेशन देखेंगे, इसको आगे जाके हम तीन जनरेशन से भी डिवाइड करेंगे एरोमेटेज इनहिबिटर। अभी इतना याद रखो कि इसमें तीन ड्रग आएगा, लेट्राजोल, एनेस्ट्राजोल और एक्सिमिस्टोन। क्लियर है, यह हमारा हो गया एरोमेटेज इनहिबिटर। अब देखो, एक मैं तुम लोग को रेगुलेशन पहले बता देता हूँ कि ये जो हार्मोन का रेगुलेशन होता है, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था वो एंड्रोजन था। अब एस्ट्रोजन का भी मैं बता देता हूँ कि हार्मोन का रेगुलेशन कैसे होता है। ठीक है, फीमेल हार्मोन रेगुलेशन। ओके, फीमेल हार्मोन रेगुलेशन सेम ऐसा ही होगा जैसे हम लोग एंड्रोजन के बारे में देखे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा मेन ग्लैंड होता है, जो ये पूरा हार्मोन सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये होता है हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस हमारा मेन होता है, जिसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, और मास्टर ग्लैंड हमारा पिट्यूटरी को कहा जाता है। तो हाइपोथैलेमस से हमारा रिलीज होता है जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारा पिट्यूटरी को, ये हमारा पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, किस लिए, कि पिट्यूटरी से एफएसएच और एलएच, ये दो हार्मोन को रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है जीएनआरएच। ठीक है, फिर हमारा पिट्यूटरी से ये दोनों हार्मोन रिलीज होगा, एफएसएच और एलएच। फिर ये एफएसएच और एलएच कहाँ पे जाएगा, फीमेल के मान के चल रहे हो हम लोग, तो ये फिर हमारा जाएगा ओवारी में। ठीक है, फीमेल का जो ओवारी है, ओवारी में ये जाएगा, दोनों ही। ठीक है, एफएसएच और एलएच दोनों ही ओवारी पे काम करेगा फीमेल के बॉडी में। ठीक है, अब ओवारी में जाने के बाद ओवारी का भी दो पार्ट से डिवाइड होगा, एक तो हमारा क्या रिलीज होगा ओवारी से, एक तो होगा हमारा एस्ट्रोजन और दूसरा हमारा होगा क्या, प्रोजेस्टेरोन। क्लियर है, तब एस्ट्रोजन रिलीज में
एक होता है हमारा ईस्ट्रोजन का रिलीज। और ईस्ट्रोजन का रिलीज मेनली किसके स्टिमुलेशन पे होता है? हमारा एफएसएच का। ठीक है, एफएसएच ओवरी में आके स्टिमुलेट करेगा उधर से ईस्ट्रोजन को रिलीज करने के लिए। क्लियर है? और ये जो हमारा एलएच है, एलएच मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है वॉइस जा रही है सबके पास? लैपटॉप में प्रॉब्लम है। तुम लोग 1 मिनट वेट करना, ठीक है? लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हुआ है शायद, नहीं चल रहा है इसलिए। स्क्रीन दिख रहा है सबको? सबको स्क्रीन दिख रहा है, ये और नो? है दादा। हाँ दादा। 1 मिनट और वेट करते हैं। नहीं चल रहा है। चलो देखो, मैं पहले से बोल रहा हूँ, ठीक है?
हार्मोन रेगुलेशनों पे थोड़ा सा लेट हो गया। हाइपोथैलेमस बताया, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी बताया, पिट्यूटरी से हमारा एफएसएच एलएच, फिर एफएसएच एलएच हमारा ओवारी में आएगा, फिर ओवारी में आके दो हार्मोन की रिलीज करवाएगा। एक है हमारा एस्ट्रोजन, एक है हमारा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन होगा हमारा एलएच के स्टिमुलेशन पे, और एस्ट्रोजन होगा हमारा एफएच के स्टिमुलेशन पे। ठीक है। फिर ये एस्ट्रोजन आगे जाके क्या करेगा, इसका रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। एस्ट्रोजन रिसेप्टर, ओके, एस्ट्रोजन का दो रिसेप्टर होता है, एक होता है एस्ट्रोजन रिसेप्टर अल्फा, और एक होता है हमारा एस्ट्रोजन रिसेप्टर बीटा। ठीक है। इसका दो रिसेप्टर होता है अल्फा और बीटा, ये आगे जाके अपना रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद क्या होगा कि इसका जितने भी एक्शन है एस्ट्रोजन का वो दिखेगा। जैसे इसका मेन एक्शन होता है हमारा एस्ट्रोजन रिसेप्टर का, दो एक्शन इसका मेन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करना, फीमेल के बॉडी में सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करना। दूसरा मेन काम होता है इसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करना। थर्ड काम होता है इसका हमारा ओवम प्रोडक्शन करना, जिसको हम oogenesis कहते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि oogenesis कौन से हार्मोन की स्टिमुलेशन की वजह से होता है। तो oogenesis होता है हमारा एस्ट्रोजन के स्टिमुलेशन की वजह से इन द प्रेजेंस ऑफ एफएसएच। ठीक है। एफएसएच को होना चाहिए, एफएसएच होगा तभी उसके प्रेजेंस में एस्ट्रोजन हमारा ये ओवम प्रोडक्शन कर पाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट एक्शन वो है ओव्यूलेशन। ये दोनों अलग है, ठीक है। एक है ओवम प्रोडक्शन जिसको हम oogenesis कहते हैं, और मेल के बॉडी में जो ओवम प्रोडक्शन होते हैं उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है। दोनों ही होता है हमारा एफएसएच के स्टिमुलेशन पे। तो ये जो ओव्यूलेशन होता है, इस ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है, ओवम का रिलीज होना। ओवम रिलीज इन फैलोपियन ट्यूब। ये ओव्यूलेशन भी होता है हमारा एस्ट्रोजन के स्टिमुलेशन पे ही, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ एलएच। ये इंपॉर्टेंट है कि ओव्यूलेशन भी हमारा एस्ट्रोजन ही करता है, लेकिन इन द स्टिमुलेशन ऑफ एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बट जो ओवम प्रोडक्शन है वो भी हमारा एस्ट्रोजन करता है, लेकिन इन द स्टिमुलेशन ऑफ एफएसएच। क्लियर है। और ये जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन है ये भी आगे जाके क्या करता है, इसके रिसेप्टर पे बाइंड करता है। फिर बाइंड करने के बाद इसका जो एक्शन है वो आता है। तो हमारा जो प्रोजेस्टेरॉन है इसका मेन एक्शन क्या है, प्रोजेस्टेरॉन का मेन एक्शन होता है हमारा, इसको प्रोजेस्टेरॉन को हम लोग कहते हैं प्रेगनेंसी फेवरिंग हार्मोन। तो इसका मेन काम है हमारा इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस को जो है रेडी करना। ठीक है। इम्प्लांटेशन एंड प्रेगनेंसी के लिए हमारा जो यूट्रस है, यूट्रस को प्रिपेयर करना, ये होता है हमारा प्रोजेस्टेरॉन का मेन काम। ये पूरा प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। प्रेगनेंसी में हमारा एस्ट्रोजन का कोई रोल नहीं है, उसका आगे का रोल एस्ट्रोजन का है। क्लियर है सबको। देखो इसी फ्लो चार्ट पे मैं देखा जितने भी ड्रग अभी तुम लोग को बताया, ठीक है, जो हमारा कुछ सिंथेसिस इनहिबिटर है, कुछ मैंने बताया कि रिसेप्टर ब्लॉकर है, वो सारे ड्रग मैं इसी पिक्चर में तुमको दिखाता हूँ। अब देखो एस्ट्रोजन सिंथेसिस को अगर रोकना है, ठीक है, एस्ट्रोजन सिंथेसिस जो मैंने अभी पढ़ाया कि सिंथेसिस इनहिबिटर, ठीक है, जैसे मान लो सिंथेसिस इनहिबिटर, क्या नाम बताया था ड्रग का सिंथेसिस इनहिबिटर का, क्या नाम बताया एस्ट्रोजन सिंथेसिस इनहिबिटर का। ओके, क्लोमिफेन साइट्रेट। तो क्लोमिफेन साइट्रेट हमारा कहाँ पे काम करेगा, इधर काम करेगा कि ओवरी से जो एस्ट्रोजन का रिलीज है इस रिलीज को इनहिबिट करेगा हमारा क्लोमिफेन साइट्रेट। क्लियर है। फिर आगे जाके मैंने बताया कि एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर, मतलब वो रिसेप्टर को हमारा क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। तो जब एस्ट्रोजन आके इस रिसेप्टर में बाइंड कर रहे थे
इस पोजीशन में इस रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा कौन? एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर, जिस ड्रग के नाम बताया फ्लूवेस्टेंट। ओके, तो फ्लूवेस्टेंट हमारा क्या करेगा, आगे जाके इस रिसेप्टर में ब्लॉक कर देगा, तो आगे एस्ट्रोजन बाइंड नहीं हो पाएगा। ये रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। और जो मैंने बताया कि मॉड्यूलेटर है, वो तो इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक है। अब ये प्रोजेस्टेरॉन का भी कुछ एंटागोनिस्ट है, जिसको हम कहता है एंटी प्रोजेस्टिन। ओके, तो प्रोजेस्टेरॉन हमारा काम करता है मेनली प्रेगनेंसी में। एंटी प्रोजेस्टिन जितने भी ड्रग होगा हमारा, ये क्या करेगा, ये हमारा मेनली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देगा। प्रेगनेंसी टर्मिनेट करेगा। और प्रोजेस्टेरॉन खुद भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है। कैसे कर सकता है वो मैं बताती हूँ कि वो नेगेटिव फीडबैक में काम करता है हार्मोन, इसके लिए ये रिजल्ट दिखता है। अब ये नेगेटिव फीडबैक वाला जो मैकेनिज्म है, एक बार देख लो कि नेगेटिव फीडबैक में कैसे हार्मोन काम करता है। अभी मैंने बताया कि ये हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी होता है, फिर पिट्यूटरी से एफएसएच रिलीज, फिर आगे जाके तुम्हारा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बन रहा है। अब मान लो किसी के बॉडी में ये प्रोजेस्टेरॉन का अगर डेफिशिएंसी दिखेगा, ठीक है, अगर प्रोजेस्टेरॉन का डेफिशिएंसी दिखेगा, तो फिर उसके बाद क्या होगा, डायरेक्ट तुम्हारा कहाँ, एकदम से हमारा जो हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस में सिग्नल जाएगा कि प्रोजेस्टेरॉन इसके बॉडी में कम है, इसके बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन को बढ़ाओ। तो फिर हाइपोथैलेमस जो मैंने अभी ये पाथवे बताया, इस पाथवे के थ्रू उसके बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन कब इंक्रीज हुआ, जब उसके बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का डेफिशिएंसी थे। जब डेफिशिएंसी हुआ था, तब हाइपोथैलेमस के थ्रू आगे जाके इसका प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन बढ़ेगा। और अगर किसी के बॉडी में तुम बाहर से कोई प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव दे दोगे, प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव कोई भी जो हमारा एगोनिस्ट का काम करेगा प्रोजेस्टेरॉन की तरह, तो ये प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव दे दोगे तो क्या हो जाएगा, उसके बॉडी में सर्टेन टाइम के लिए सडनली प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाएगा उसके ब्लड में। तब हाइपोथैलेमस को फिर से सिग्नल जाएगा कि हाइपोथैलेमस, इसके बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा अमाउंट में हो गया है, तुम अपना सिक्रेशन बंद कर दो। फिर हाइपोथैलेमस बंद कर देगा, फिर कुछ टाइम बाद इसके बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन लेवल घट जाएगा। तो क्या हुआ, एगोनिस्ट देने से एक्चुअल में लेवल घट गया है। और जब तुम प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटा रहे थे कोई एंटागोनिस्ट देके या फिर नॉर्मल किसी बॉडी के फंक्शन के वजह से उसका घटा था, तब उसका लेवल क्या हुआ था, बढ़ गया है। ठीक है, ये होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जितने भी हार्मोन होता है वो मैक्सिमम इसी पे काम करता है। ठीक है, अब हम लोग आगे जाके जितने भी क्लास की मैंने ड्रग बताए थे एस्ट्रोजन का, वो एक एक करके देखेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन हो गया था। फिर ये इंपॉर्टेंट है कि एक डिफरेंस लिखा है, देखो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन अभी तक जितना बताया वही ये इधर लिखा है। एस्ट्रोजन जो है ये हमारा ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरॉन हमारा कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है। क्लियर। नेक्स्ट है, एस्ट्रोजन क्या करता है, हमारा एंडोमेट्रियल पॉलिफरेशन। एंडोमेट्रियल क्या है, इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस, इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस। यूट्रस का जो अंदर का लेयर है उसको हम एंडोमेट्रियल लेयर कहते हैं। ठीक है, उस लेयर का क्या करता है, उस लेयर का ग्रोथ करवाता है हमारा एस्ट्रोजन। ठीक है, उस लेयर का ग्रोथ करवाता है हमारा एस्ट्रोजन। उसमें सेल डिवीजन करवाता है, उसमें जो उस वॉल जो होता है एंडोमेट्रियल वॉल, उस वॉल को थिक बनाता है। ये सब काम हमारा एस्ट्रोजन करता है। ठीक है, कब करता है, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल का फॉलिक्यूलर फेज चलता है। ठीक है, फॉलिक्यूलर फेज में देखो इधर लिखा है फॉलिक्यूलर फेज, तो फॉलिक्यूलर फेज में ये एंडोमेट्रियल का प्रोलिफरेशन कराता है एस्ट्रोजन। और प्रोजेस्टेरॉन हमारा क्या करता है, इसका ऑपोजिट करता है, ये हमारा एंडोमेट्रियल वॉल को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, सिक्रेटरी चेंजेस का मतलब ये एंडोमेट्रियल वॉल को डिस्ट्रॉय करता है। और ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज, ठीक है, ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज और वॉल का जो डिस्ट्रैक्शन है वो हमारा सिक्रेशन के थ्रू निकल के आता है। ठीक है, ड्यूरिंग द ब्लीडिंग फेज। तो प्रोजेस्टेरॉन का रोल है हमारा ल्यूटियल फेज में, एस्ट्रोजन का रोल है हमारा फॉलिक्यूलर फेज में। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का 4 फेज होता है। फर्स्ट वाला फेज जो है जहां पे हमारा, जिसको ल्यूटियल फेज कहा आता है, ब्लीडिंग फेज। नेक्स्ट वाला फेज है हमारा फॉलिक्यूलर फेज है। नेक्स्ट वाला हमारा जो फेज है वो ओव्यूलेटरी फेज है। नेक्स्ट वाला जो है वो पैराफॉलिक्यूलर फेज है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा एस्ट्रोजन जो है, देखो ये मैंने बताया ये फैसिलिटेट ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन करवाता है लेकिन एलएच की स्टिमुलेशन पे। क्लियर। और प्रोजेस्टेरॉन हमारा
इनहिबिट ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है, ठीक है। कब प्रिवेंट करता है? प्रेगनेंसी में। इसका जितने भी रोल आएगा सब प्रेगनेंसी में आएगा प्रोजेस्टेरॉन का। नेक्स्ट है ईस्ट्रोजन, हमारा सर्विकल म्यूकस को थिन करता है, ये हमारा जो सर्विकल म्यूकस है उसको ठीक करवाता है, जिसके वजह से क्या होता है, एक बार प्रेग्नेंट होने के बाद जब सेकंड टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स में वो इन्वॉल्व होता है, फिर उसका स्पर्म का जो मोटिलिटी है वो प्रिवेंट हो जाता है सर्विकल म्यूकस ठीक होने के वजह से, ठीक है। जो हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है वो यही मैकेनिज्म को फॉलो करता है, वो यही काम करता है। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में हमारा जो मिनी पिल होता है, ठीक है, थ्री टाइप का पिल आता है, एक कॉम्बिनेशन, एक मिनी पिल, एक इमरजेंसी पिल। तो जितने भी मिनी पिल होता है, ये मिनी पिल सब यही काम करता है, हमारा सर्विकल म्यूकस को क्या करता है, फीमेल के बॉडी में ठीक कर देता है, जिसके वजह से स्पर्म का एंट्री नहीं हो पाता है। तो ये काम एक्चुअली प्रोजेस्टेरॉन करता है, और ये मिनी पिल में यूज भी हमारा प्रोजेस्टेरॉन का ही होता है। नेक्स्ट, ये हमारा प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, ये सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन करता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ईस्ट्रोजन जो है ये फीमेल के बॉडी में एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल को इंक्रीज करता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल डिक्रीज करता है, और ये हमारा बॉडी के लिए भी अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन इसका अपोजिट काम करता है, ये एलडीएल लेवल को इंक्रीज करता है, एचडीएल लेवल को डिक्रीज करता है। नेक्स्ट है, इट कैन प्रिवेंट बोन रिजॉर्प्शन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इस डिफरेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, लास्ट दोनों, एचडीएल का सिक्रेशन बढ़वाना और ब्रोन रिजॉर्प्शन को प्रिवेंट करना। मतलब ब्रोन रिजॉर्प्शन बोले तो ब्रोन का जो ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, बोन रिजॉर्प्शन बोले तो ब्रोन का ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करता है एस्ट्रोजन, ठीक है। बोन में क्या करता है, जो कैल्शियम का लॉस होता है, कैल्शियम लॉस को प्रिवेंट करता है, मतलब बोन से कैल्शियम लॉस होने नहीं देता है एस्ट्रोजन, ठीक है। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का कैल्शियम में कोई रोल नहीं है, प्रोजेस्टेरॉन का कैल्शियम में कोई रोल नहीं है, ठीक है, नो रोल प्रोजेस्टेरॉन का। लेकिन एस्ट्रोजन क्या करता है, क्या बोन रिजॉर्प्शन को हमारा प्रिवेंट करता है, जिसके वजह से क्या होता है, कैल्शियम लॉस नहीं होता है। लेकिन इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जब मेनोपॉज हो जाता है, ठीक है, आफ्टर मान के चलो 45 to 50 ईयर एज के बाद जब मेनोपॉज हो जाता है, तब ये एस्ट्रोजन का सिक्रेशन घट जाता है, नहीं होता है। तब क्या होता है, ये इतने दिन से जो बोन का फॉर्मेशन को मेंटेन कर रहे थे, बोन रिजॉर्प्शन को प्रिवेंट कर रहे थे, वो नहीं कर पाता है, जिसके वजह से क्या होता है, ओस्टियोपोरोसिस होता है। इसीलिए ओस्टियोपोरोसिस हमारा फीमेल में ज्यादा दिखता है आफ्टर 45 to 50 एज के बाद, ठीक है, क्योंकि जो मेंटेन कर रहे थे इतने दिन एस्ट्रोजन, वो तब नहीं सिक्रेशन होता था, जिसके वजह से ओस्टियोपोरोसिस होता है। इजीली क्या होता है, हमारा बोन जो होता है टूटने का चांसेस हो जाता है। ओस्टियोपोरोसिस का मतलब यही है कि बोन के अंदर का जो कैल्शियम होता है वो टोटली बाहर आके ब्लड में आ जाता है, जिसकी वजह से बोन सॉफ्ट हो जाता है और बोन टूटने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। इसी को हम ओस्टियोपोरोसिस कहता है, और ओस्टियोपोरोसिस एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी के वजह से ही दिखता है फीमेल के बॉडी में। क्लियर। तो एस्ट्रोजन जो है फीमेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। एक तो हमारा एचडीएल लेवल को बढ़ा रहा है, दूसरा हमारा बोन डिसॉर्प्शन को प्रिवेंट कर रहा है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है तुम्हारा एस्ट्रोजन का कुछ यूज, ठीक है। ये एस्ट्रोजन का जो डेरिवेटिव मैंने बताया, इसको हम यूज कहाँ पे करेंगे। फर्स्ट टाइम में देखो, फर्स्ट एकदम से फर्स्ट में लिखा है कि हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी इन मेनोपॉज, ठीक है। मेनोपॉज में क्या होता है, एस्ट्रोजन सिक्रेशन बंद हो जाता है मेनोपॉज के बाद, तो उसके बाद जैसे ओस्टियोपोरोसिस हो गया, तो उसके लिए हम हार्मोनल थेरेपी में एस्ट्रोजन यूज कर सकता है। नेक्स्ट होता है हमारा कॉन्ट्रासेप्शन, जो हमारा पिल होता है, जो कॉम्बाइंड पिल होता है, ठीक है। ये कॉम्बाइंड पिल में क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन में ये कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बाइंड फॉर्म में ये जो कॉम्बिनेशन पिल होता है ये बनता है, ठीक है, जो हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्शन में यूज होता है। नेक्स्ट यूज होता है हमारा डीले प्यूबिट्री इन गर्ल्स, ठीक है। गर्ल्स के बॉडी में अगर प्यूबिट्री आने में बहुत ज्यादा लेट हो रहे हैं, तो उसके ट्रीटमेंट में एस्ट्रोजन हमारा यूज होता है। नेक्स्ट है पोस्ट मेनोपोजल ओस्टियोपोरोसिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। पोस्ट मेनोपोजल, आफ्टर मेनोपोज के बाद जो ओस्टियोपोरोसिस होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए एस्ट्रोजन बाहर से दिया जाता है। नेक्स्ट है डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, ये यूटेराइन ब्लीडिंग को भी कम करता है। और नेक्स्ट है हमारा मेल के बॉडी में प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट में कभी कभी यूज होता है, नॉर्मल यूज नहीं होता है, बहुत रेयर केस में प्रोस्टेट कैंसर में हमारा एस्ट्रोजन डेरिवेटिव जो है ये यूज होता है। क्लियर है सबको। अभी तक बताओ किसका कुछ डाउट है इसमें, जितना पढ़ाया।
इसका कुछ डाउट है इसमें? नहीं है तो चलो। बोल। ওকে, ওকে, আমি ওটা লাস্টে আজকে আরেকবার যখন কন্ট্রাসেপ্টিভটা পড়াবো তখন ওটা বলে দেবো, ঠিক আছে? क्लियर? ওই একই जिनिस है। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है? तो प्रोजेस्टेरॉन में क्या है, देखो प्रोजेस्टेरॉन एक चीज मैं पहली क्लास में बताया था हार्मोन का। एस्ट्रोजन हमारा 18 कार्बन डेरिवेटिव होता है। ए फॉर एंड्रोजन हमारा 19 कार्बन डेरिवेटिव होता है। प्रोजेस्टेरॉन हमारा 21 कार्बन डेरिवेटिव होता है नॉर्मली, ठीक है? नॉर्मली इसका जितना डेरिवेटिव होता है वो इसमें आता है, ठीक है? 18, 19 और 21 प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन को हम दो क्लास से डिवाइड करेंगे, एक प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव, एक है हमारा 19 नॉट टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव। प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव का तो तुमको समझ में आ रहा है कि ये सिंपल जो है हमारा प्रोजेस्टेरॉन का एगोनिस्ट है। लेकिन ये नाम देखो कि नॉट टेस्टोस्टेरोन, 19 नॉट टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव। 19 नॉट टेस्टोस्टेरोन का मतलब है कि इस क्लास में जितने भी ड्रग है ये एक्चुअली प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव है, लेकिन ये 19 कार्बन कॉन्टेनिंग है। लेकिन 19 कार्बन कॉन्टेनिंग हमारा होता कौन है? एंड्रोजन होता है। एंड्रोजन का मतलब टेस्टोस्टेरोन है, ये टेस्टोस्टेरोन है। तो यही बताना चाह रहे हैं कि इस क्लास में जितने ड्रग है वो हमारा टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव नहीं है, नॉन टेस्टोस्टेरोन है, लेकिन वो 19 कार्बन कंटेनिंग प्रोजेस्टिन एनालॉग है। क्लियर? इसलिए ऐसे नाम है कि 19 नॉन टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव, लेकिन एक्चुअली है ये प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव। तो प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव में हमारा कौन कौन सा आएगा? मिडॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिडेट आएगा, मेजिस्ट्रॉल आएगा, डाईहाइड्रोजेस्टेरोन आएगा, हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन कार्पोरेट कैप्रोएट आएगा, और देख हमारा आएगा नुमेजिस्ट्रल एसिटेट। ये हमारा सब 21 कार्बन कॉन्टेनिंग है, ठीक है? ये 21 कार्बन कॉन्टेनिंग है, ये जितने भी डेरिवेटिव है ये सब 21 कार्बन है। नेक्स्ट है हमारा 19 नॉट टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव, इसमें दो आएगा, एक ईस्टर्न आएगा, एक गोनान आएगा, ठीक है? ईस्टर्न में हमारा तीन ड्रग आएगा, नॉर एथिंड्रोन आएगा, लाइनस्टेरॉल आएगा, ये नाम याद रखना, ठीक है? नॉर एथिंड्रोन आएगा, लाइनस्टेरॉल आएगा, और एलाइल स्टेनॉल आएगा। गोनान्स में कौन कौन सा आएगा? लिवोनॉर्जेस्टन, ड्रेसोजेस्टन, नॉर्जेस्टामिन और जेस्ट्रोडोन। ये छोड़ के भी इधर और एक ड्रग आता है, वो है हमारा नॉर एथिन, अच्छा नॉर एथिनड्रोन इधर लिखा है, ठीक है? तो इतना ही आएगा। लिवोनॉर्जेस्ट्रल आएगा, डेसोजेस्ट्रल आएगा, नॉर्जेस्टामिन, नॉर्जेस्टेमेट आएगा, और हमारा जेस्टोडोन आएगा। ये जितने भी ड्रग है ये सब हमारा यूज होता है कॉन्ट्रासेप्टिव में। 19 नॉन टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव सारे हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव में यूज होता है। नेक्स्ट है एंटी प्रोजेस्टिन में एक ही ड्रग आएगा जिसको हम कहते हैं मीफेप्रिस्टोन, ठीक है? इससे पहले जब कॉर्टिकोस्टेरॉइड तुम लोग को पढ़ाया गया था, उस कॉर्टिकोस्टेरॉइड के चैप्टर में देखना, एक बार मैंने बताया था इसके बारे में, मीफेप्रिस्टोन के बारे में, ठीक है? इसका थोड़ा एक्शन वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इनहिबिटर में भी आता है, मीफेप्रिस्टोन का जो एंटी प्रोजेस्टिन डेरिवेटिव है। नेक्स्ट आएगा हमारा सिलेक्टिव प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, सेम एस्ट्रोजन की तरह। इसमें एक ड्रग आएगा जो हमारा है यूलिप्रिस्टल, ये भी हमारा कॉन्ट्रासेप्ट में यूज होता है, ये भी कॉन्ट्रासेप्टिव में यूज होता है, ठीक है? ये हमारा प्रोजेस्टेरॉन का क्लासिफिकेशन है प्रोजेस्टेरॉन का। नेक्स्ट आएगा हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है? अब प्रोजेस्टेरॉन का मैंने फंक्शन पहले ही बताया कि इसका एक ही फंक्शन होता है मेनली बॉडी में, वो है यूट्रस को प्रिपेयर करना फॉर इम्प्लांटेशन के लिए। जैसे यूट्रस की वॉल को जो है प्रॉपर मेंटेन करना, जैसे इम्प्लांटेशन में कोई प्रॉब्लम ना होना, ये सब देखना जो होता है हमारा प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है मेनली। नेम में नेक्स्ट आएगा हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है? ये कहाँ से? तो देखो नेक्स्ट आएगा हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या क्या आएगा? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में हमें मैंने बताया था कि तीन टाइप का हमारा पिल्स आता है। एक आता है हमारा कॉम्बाइन पिल, राइट साइड में जो पिक्चर है वो हमारा कॉम्बाइन पिल का है। तो कॉम्बाइन पिल में क्या होता है, दोनों हार्मोन इसमें प्रेजेंट होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन।
इसका मैकेनिज्म क्या होता है? हमारा जितने भी कंबाइंड पिल होता है, इसका मैकेनिज्म होता है हमारा, मतलब ये कैसे प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है? ये हमारा प्रिवेंट करता है ओव्यूलेशन को, फीमेल के बॉडी में ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है। मैंने अभी बताया कि ओव्यूलेशन करता है हमारा एस्ट्रोजन इन द स्टिमुलेशन ऑफ एलएसएच, तो उसको प्रिवेंट करेगा कौन? हमारा ये कंबाइंड पिल, ठीक है? इसमें दोनों हार्मोन प्रेजेंट होता है, इसका एफिकेसी जो होता है बहुत हाई होता है। इसमें प्रेगनेंसी रोकने का चांस लगभग 90 से 98% तक है, ये पिल लेने से, ठीक है? कंबाइंड पिल, जिसमें हमारा इसका मैकेनिज्म होता है, ये ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कर देता है, ठीक है? और इसका जो कोर्स होता है वो 21 डेज का होता है। 21 डेज का होता है। मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का 7th डे से इसको लेना पड़ता है, ठीक है? और टोटल में कितना दिन लेना है? 7 डे से 21 डेज ये लेगा, तो लगभग 28 डेज तक इसको लेना पड़ेगा उस मंथ। क्लियर है? ये होता है हमारा कॉम्बाइंड पिल का जो है मैकेनिज्म। नेक्स्ट आता है हमारा एक मिनी पिल। मिनी पिल में हमारा ओनली प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट होता है, एस्ट्रोजन नहीं होता है, ठीक है? मिनी पिल में इसका मैकेनिज्म क्या है? मिनी पिल का मैकेनिज्म होता है, ये सर्वाइकल म्यूकस को, जो अभी अमृता ने पूछा था, ये सर्वाइकल म्यूकस को ठीक कर देता है, ठीक है? इसमें स्पर्म का एंट्री नहीं हो पाता है। इसका ये मैकेनिज्म है प्रेगनेंसी रोकने का, मिनी पिल का। इसमें हमारा प्रोजेस्टेरॉन होता है, उसका काम ही वही था कि सर्वाइकल म्यूकस को ठीक कर देना। और इसका जो कोर्स होता है, ये टोटल में 28 डेज का ही होता है, ठीक है? इसमें बीच में कोई गैप नहीं होता है, क्योंकि देखो इसमें बीच में एक गैप होता है 5 डेज का, कि 28 डेज तक, 28 नंबर डेज तक वो लेगा, फिर एक 5 दिन का गैप चलेगा जिसमें उसका ल्यूटियल फेज चलेगा, ब्लीडिंग फेज, फिर जो हमारा 7th डे से वो दोबारा ये पिल को लेना चालू करता है, ठीक है? ये कंबाइंड पिल में होता है। और हमारा जो मिनी पिल होता है, मिनी पिल में कोई गैप नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट एकदम से 28 डेज तक उसको रेगुलर लेना पड़ता है, ठीक है? ये हमारा मिनी पिल का कोर्स होता है। इसका जो होता है एफिकेसी थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू हमारा कंबाइंड पिल। इसमें हमारा 90 से लेके 95% तक चांसेस है कि ये प्रेगनेंसी को रोक पाएगा। क्लियर है? अब ये जो फोटो इधर लगाया है राइट साइड में, ये क्यों लगाया था? क्योंकि ये जो कंबाइंड पिल होता है, चाहे वो कंबाइंड पिल हो या मिनी पिल हो, ठीक है? दोनों ही पिल में जो टैबलेट का स्ट्रिप होता है ना, वो थोड़ा सा ऐसे बनता है। इसमें क्या होता है, ऐसे अगर कोई नॉर्मल टैबलेट है तो हम क्या है, उस पूरा स्ट्रिप में से किसी भी एक टैबलेट को नॉर्मली उठा के खा सकते हैं, क्योंकि हर एक ड्रग में क्या है, जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है ड्रग का वो सेम ही रहता है, ठीक है? जो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी होता है ड्रग के अंदर, तो वो भी हर एक ड्रग में सेम होता है। लेकिन ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव वाला जितने भी पिल्स होता है ना, इसमें लेने का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि तुम इस ट्रीप में से किसी भी एक ड्रग को उठा के खा सकते हो, नहीं खा सकते हो। क्यों नहीं? क्योंकि हर एक ड्रग में कॉन्सेंट्रेशन, हर एक टैबलेट में ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन अलग दिया जाता है, ठीक है? जैसे तुमको इधर से स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है? इधर से ऐसे स्टार्ट करके, ये पेन क्यों नहीं चल रहा? रुको, दोबारा वही प्रॉब्लम।
वो ये तुम लोग सब लोग नोट कर लेना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है किसी को तो ले लो, क्योंकि ये पेज मुझे काटना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो वो नोट्स जो है ओपन नहीं हो रहा है। किसी को अगर इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। तो देखो, नेक्स्ट जो बता रहे थे कि ये जो स्ट्रिप होता है, ये स्ट्रिप में क्या होता है कि ड्रैग को तुमको एक फिक्स जगह से लेना पड़ता है, ठीक है। जैसे तुम इधर से स्टार्ट करोगे, फिर ऐसे ही ड्रैग को लेना पड़ता है। इसमें एरो दिया हुआ रहता है, इस हिसाब से जो है तुमको ड्रैग को लेना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि ड्रैग का कंसंट्रेशन उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि फर्स्ट वीक में ड्रैग का कंसंट्रेशन थोड़ा कम होता है, फिर सेकंड और थर्ड वीक में ड्रैग का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, फिर लास्ट वीक में जाके फिर कम होता है। तो इस हिसाब से तुमको डिजाइन किया जाता है ड्रैग को, इसीलिए इस रूल के हिसाब से तुमको ड्रैग को लेना है, ठीक है। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में मैंने दो बता दिया कि कॉम्बाइंड पिल और मिनी पिल। नेक्स्ट थर्ड एक आता है जिसको हम कहता है इमरजेंसी पिल। एक क्या आता है इमरजेंसी पिल। तो इमरजेंसी पिल में हमारा क्या होता है, इसका जो मैकेनिज्म होता है, इमरजेंसी पिल में पहली बात तो है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन में कोई भी यूज नहीं होता है। इसमें यूज क्या होता है, 19 नॉट टेस्टोस्टेरॉन। 19 नॉट टेस्टोस्टेरॉन डेरिवेटिव क्लास की जितने भी ड्रग बताया वो सब यूज होता है हमारा इमरजेंसी पिल में, ठीक है। इसका मैकेनिज्म होता है क्या, ये प्रिवेंट करता है इम्प्लांटेशन का। क्योंकि इसमें ओव्यूलेशन या फिर जो सर्विकल म्यूकस थ्यूकस वाला मैकेनिज्म बताया वो तो काम नहीं कर सकता है ना, क्योंकि इसका ऑलरेडी जो है इमरजेंसी पिल मतलब इसका ऑलरेडी सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चुका है, ठीक है। तो इसीलिए ये तो सर्विकल म्यूकस थ्यूकस या ओव्यूलेशन को रोक नहीं सकता है। तो इसीलिए ये क्या करता है कि जो जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, उसका इम्प्लांटेशन जो होता है यूट्रस में उसको रोक देता है, ठीक है। तो ये इम्प्लांटेशन को रोक देता है। इसका एफिकेसी बहुत ही कम होता है, ठीक है। इसका अगर चांसेस देखा जाएगा तो इसका चांसेस हमारा कॉम्बाइंड पिल और मिनी पिल जो होता है उसके कंपैरिजन में बहुत कम होता है, ठीक है। इसमें हमारा मान के चल सकते हो कि 50 to 60% चांसेस होता है कि ये प्रेगनेंसी को रोक पाएगा, ठीक है। इसमें हमारा ड्रग 19 नॉट टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव क्लास की यूज होता है। मेनली कौन सा यूज होता है, मेनली हमारा लीवोनॉर्जेस्ट्रल। एक होता है हमारा लीवोनॉर्जेस्ट्रल यूज हो सकता है। एक हमारा डेसोजेस्टर जो थे वो यूज हो सकता है। एक हमारा यूज हो सकता है नॉर एथिनड्रोन, ये यूज हो सकता है। और एक थे जो हमारा एंटी प्रोजेस्टेरोन क्लास के जो ड्रग थे, मीफेप्रिस्टोन, ये भी यूज हो सकता है हमारा कॉम्बाइंड पिल में, ठीक है। और इसका अगर कोर्स की बात किया जाएगा कि इसको कितना बार लेना है, तो इसको मेनली नॉर्मली ये डिपेंड करता है इसका डोज के ऊपर, ठीक है, कि कितना डोज पे ये आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लो अगर लीवोनॉर्जेस्ट्रल की बात किया जाएगा, लीवोनॉर्जेस्ट्रल मेनली हमारा लिया जाता है कितना, दो बार लिया जाता है, 0.7 mg करके दो बार लिया जाता है। और उसके बीच में हमारा 12 आवर्स का एक गैप रहता है। 12 आवर्स का गैप में 0.7 mg का डो लिवोनॉर्जेस्ट्रल टेबलेट लिया जाता है, ठीक है। इस कोर्स में विद इन 72 आवर्स ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। ये लिवोनॉर्जेस्ट्रल का डोज है, हर एक ड्रग का डोज ये नहीं होगा, ठीक है। दूसरे ड्रग ऐसे भी है, जैसे मिफेप्रिस्टोन की बात किया जाएगा, तो मिफेप्रिस्टोन में हमारा 600 mg लेना है और इसको वन टाइम ही लेना है। इसमें टू टाइम का ऐसा केस नहीं। अभी शायद लिवोनॉर्जेस्ट्रल भी वन टाइम डोज में आ चुका है, ठीक है। ये जो मैंने 0.6 mg बताया ये पुराना वाला है।
अभी इसका इतना डोज आता है कि वो एक बार लेने से ही काम चलता है, कि 12 आवर गैप में 2 बार लेने का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। लीवोनॉर्जेस्ट्रल का, तो ये हमारा 3 टाइप का जो होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आता है। अब कुछ आता है हमारा इंजेक्टेबल, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव आता है, ठीक है। जैसे मान लो इम्प्लांट हो गया, या फिर हमारा जो और कुछ डेरिवेटिव आता है जिसको हम मेनली इंजेक्टेबल में यूज करते हैं, ठीक है। ये जो फोटो है, ठीक है, ये है हमारा इम्प्लांट का, ठीक है। इम्प्लांट्स में क्या होता है कि एक छोटा सा, देखे हो तुम लोग एनडीडीएस में पढ़े भी होगे कि ये जो इम्प्लांट होता है इसमें क्या होता है, एक छोटा सा रड होता है जिसके अंदर तुम्हारा क्या होता है, जो ड्रग होता है वो बड़ा होता है, और उसको स्किन में एक छोटा सा काट करके उसको स्किन के अंदर किया जाता है, ठीक है, इम्प्लांट को। फिर उधर से इम्प्लांट से क्या होता है, हमारा जो ड्रग होता है वो कंट्रोल ऑर्डर से रिलीज होता है, ठीक है। ये ऐसा मतलब शॉर्ट टाइम के लिए नहीं, इम्प्लांट हमारा यूज होता है लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। लॉन्ग टाइम प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए हमारा इम्प्लांट जो होता है ये यूज होता है। इसमें ड्रग का रिलीज कंट्रोल ऑर्डर में होता है, मतलब एकदम फिक्स्ड एक कंसंट्रेशन में ही ड्रग जो है रिलीज होगा हर दिन, उससे इम्प्लांट से हर दिन एक फिक्स्ड कंसंट्रेशन में ही ड्रग रिलीज होता है। नेक्स्ट है, इसमें 2 टाइप का आता है, एक आता है हमारा नॉरप्लैंट, एक आता है हमारा इम्प्लानोन। नॉरप्लैंट में हम लोग लिवोनॉर्जेस्टर यूज किया जाता है, लिवोनॉर्जेस्टर ये ड्रग यूज होता है। इम्प्लानोन में हमारा क्या डेसोजेस्ट्रल यूज किया जाता है। ये याद रखना है कि नॉरप्लैंट में कौन सा ड्रग यूज होता है, इम्प्लानोन में कौन सा ड्रग यूज होता है, ठीक है। इम्प्लांट में डेसोजेस्ट्रल यूज होता है, और हमारा नॉरप्लैंट में लिवोनॉर्जेस्ट्रल जो होता है ये यूज होता है। क्लियर। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट एक आता है और मिलोक्साफिन, ठीक है, ये भी पेरेंटरल ही है। ये पेरेंटरल भी आता है, ओरली भी आता है, ठीक है। ये जो और मिलोक्साफिन, इसको हम सेंट क्रोमेन भी कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है, बहुत यूज भी बहुत ज्यादा होता है। अभी तक जितना कॉन्ट्रासेप्टिव बताया उसके कंपैरिजन में इसका यूज ज्यादा है। क्यों ज्यादा है कि इसकी इसको अभी कुछ दिन पहले, कुछ दिन बोले तो 1-2 साल नहीं है, कुछ सालों से पहले इसको हमारा जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, सीडीआरआई, इसका नाम तुम लोग जूरिस्प्रूडेंस में सुने होंगे। ये कहाँ पे है बता दो मुझे, इंडिया पे ये कहाँ है सीडीआरआई। ये सीडीआरआई, हाँ, लखनऊ पे है ये। ये सीडीआरआई लखनऊ ने ये ड्रग को डिस्कवर किया था, और मिलोक्साफिन जिसको हम सेंट क्रोमेन भी कहते हैं, ठीक है, ये नाम को याद रखना दोनों। और मिलोक्साफिन को ही हम सेंटक्रोमेन कहते हैं, ठीक है। ये दोनों ही इसका नाम है। तो ये क्या है, ये ना तो इसमें कोई हार्मोन डेरिवेटिव दिया गया है, ना कोई स्टेरॉयडल डेरिवेटिव है। स्टेरॉयडल डेरिवेटिव में साइड इफेक्ट बहुत आता है, लेकिन ये ना तो हार्मोन है ना स्टेरॉयडल है, फिर भी ये हमारा एस्ट्रोजन रिसेप्टर को मॉड्यूलेट कर सकता है, ठीक है। और उसके थ्रू ये हमारा क्या कर सकता है, जो कंट्रा प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी को ये प्रिवेंट कर सकता है, कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में ये यूज होता है, ठीक है। ये ड्रग, ये ब्रांड नेम से जो है मार्केट में आता है, सोहेली, छाया, सिबेस्टा, ऐसे ब्रांड नेम पे आता है। इसका 2 मेन एक्शन है, एक है हमारा कॉन्ट्रसेप्शन में काम करता है, दूसरा हमारा क्या होता है, एबनॉर्मल जो यूट्राइन ब्लीडिंग होता है इसको प्रिवेंट करता है। ये 2 मेन एक्शन आती है। कॉन्ट्रसेप्शन में ये कैसे काम करता है, कॉन्ट्रसेप्शन में ये भी हमारा इम्प्लांटेशन को ही प्रिवेंट करता है, ठीक है। मेनली इसका जो एक्शन होता है वो इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है। और एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग, अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ब्लीडिंग के टाइम पे किसी का अगर एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रहा है या फिर डिस्मेनोरिया वाली प्रॉब्लम है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी ये जो ड्रग है ये हमारा यूज हो सकता है। लेकिन मेनली ये कॉन्ट्रासेप्शन में ही यूज होता है। तो और मिलोक्सोफिन में याद क्या रखना है तुम लोग को, याद इतना रखना है कि और मिलोक्सोफिन को हमने सीडीआरआई लखनऊ में डिस्कवर किया है। इसका और एक नाम होता है सेंट क्रोमेन, ये सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है हमारा। ये यूटेरस में इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है, और ये हमारा जो है ये कॉन्ट्रासेप्शन के अलावा और एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग में ये ड्रग जो है हमारा यूज हो सकता है। क्लियर है। अभी तक जितना बताया सबको क्लियर है, इसका और कहीं पे कुछ डाउट है। नहीं है तो चलो देखो, यही तुम्हारे थे टोटल एस्ट्रोजन। आगे का नोट शायद हट गया है, हाँ। एस्ट्रोजन रिसेप्टर और प्रोजेस्टेरोन, हाँ बोल, आगे कुछ, ओके।
तो यही थे तुम्हारा ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और कॉन्ट्रासेप्टिव। इस चैप्टर में इससे ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। जो मैंने छोटा छोटा मैकेनिज्म बताया वो, और जितना क्लासिफिकेशन बताया, ठीक है, ये याद रखोगे, इस चैप्टर में हो जाएगा। एक चीज मैं बोलना भूल गया था। हम्म, इधर ये जो हमारा टैमोक्सिफेन है, ठीक है, जो सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, ठीक है, ये टैमोक्सिफेन जो होता है, ये हमारा ड्रग ऑफ चॉइस होता है ब्रेस्ट कैंसर की। ब्रेस्ट कैंसर के लिए टैमोक्सिफेन एक बहुत ही अच्छा ड्रग होता है, ठीक है। अगर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि टैमोक्सिफेन रेजिस्टेंट ब्रेस्ट कैंसर, ये भी क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में, कि टैमोक्सिफेन रेजिस्टेंट ब्रेस्ट कैंसर मतलब ब्रेस्ट कैंसर में तुम टैमोक्सिफेन दिए हो, फिर वो ड्रग रेजिस्ट हो चुका है, अब तुम क्या दोगे। अब जो नेक्स्ट ड्रग जाएगा वो है हमारा फुलवेस्ट्रेंट, अगर हार्मोनल डेरिवेटिव की बात किया जाएगा तो। या फिर और क्लास, अगर कुछ और क्लास की बात किया जाएगा, कोई इम्यूनोसप्रेसेंट वगैरह, वो अलग है। लेकिन टैमोक्सिफेन रेजिस्टेंट ब्रेस्ट कैंसर में अगर कोई हार्मोन डेरिवेटिव दिया जाएगा हार्मोन थेरेपी में, तो वो ड्रग हमारा यूज होगा फुलवेस्ट्रेंट, ठीक है, जो हमारा सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर है। क्लियर है, ये दोनों ही ड्रग मतलब फुलवेस्ट्रेंट और टैमोक्सिफेन दोनों ही हमारा ब्रेस्ट कैंसर में यूज होता है। और एक चीज जो बोला था कि एरोमेटेज इनहिबिटर, ठीक है, ये जो एरोमेटेज इनहिबिटर है, इसका एक ये होता है जनरेशन होता है, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो वो थोड़ा सा देख लो कि टैमोक्स एरोमेटेज इनहिबिटर का इसका 3 जनरेशन होता है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में हमारा एक ही ड्रग आएगा जिसको हम कहेंगे एमिनो ग्लूटेथीमाइड, अमाइनो ग्लूटेथीमाइड, ठीक है। नेक्स्ट आएगा सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन में हमारा 3 ड्रग आएगा। एक आएगा हमारा फॉर्मेस्टेन, नेक्स्ट आएगा हमारा फेड्रोजोल, FADROZOLE, नेक्स्ट आएगा हमारा रुगलेटिमाइड, ROGLE, रुगलेटिमाइड, ओके। ये हमारा सेकेंड जनरेशन वाला है, एमिनोग्लूटाथीमाइड फर्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड जनरेशन। अब ये जितने भी ड्रग ये सब थर्ड जनरेशन में आएगा, हमारा लेट्रोजोल, एनास्ट्राजोल, एक्जेमिस्टोन, और एक आता है वोरोजोल, ठीक है? तो ये 4 ड्रग आएगा हमारा थर्ड जनरेशन में। ये फर्स्ट जनरेशन वाली जो ड्रग है एमिनोग्लूटाथामाइड, इसमें बहुत साइड इफेक्ट है, इसलिए ये ड्रग को यूज करना बंद कर दिया गया है, ठीक है। इसमें मोर साइड इफेक्ट की वजह से ये यूज नहीं होता है। इसका जो यूज होता है ये बहुत लेस अमाउंट में हो चुका है। सबसे ज्यादा यूज हमारा थर्ड जनरेशन वाली होता है एरोमेटिक इनहिबिटर में। इनमें से भी अगर देखा जाएगा तो हमारा ये जो लेट्रोजोल है, ठीक है, ये मोस्टली यूज होता है। फिर से लैपटॉप गया है, चलो हट गया है। जो नोट किए हो अच्छे हो, अगर नहीं नोट किए हो तो रिकॉर्डेड से नोट कर लेना, ठीक है। वो डिलीट हो गया है फिर से। चलो और एक बार लिख देता हूँ थर्ड जनरेशन वाला। नहीं नहीं, है, चलो इसे नोट कर लो। लेट्राजोल, एनिस्ट्राजोल, एक्सेमेस्टन, और है हमारा बोरोजोल। तो ये जो लेट्राजोल है, ये सबसे ज्यादा मोस्टली यूज होता है हमारा। क्यों यूज होता है, क्योंकि ये लेट्राजोल जो है ये हमारा नॉन स्टेरॉयड है, बाकी सारा का सारा स्टेरॉयड डेरिवेटिव है, ओके। लेट्राजोल हमारा नॉन स्टेरॉयड डेरिवेटिव है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा यूज होता है। क्योंकि हम चाहेंगे कि हमारा कोई भी ड्रग जो है वो नॉन स्टेरॉयड होने चाहिए, क्योंकि नॉन स्टेरॉयड होने से उसका साइड इफेक्ट बहुत कम हो जाता है, ठीक है। कि वो काम करेगा स्टेरॉयड जैसा ही, लेकिन वो उसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा उसमें हमारा स्टेरॉयड मॉइटी ना प्रेजेंट हो, ठीक है। स्टेरॉयड मॉइटी प्रेजेंट होने से एडवर्स इफेक्ट ज्यादा आता है। क्लियर है, सबको समझ में आया? जितने भी क्रैश कोर्स वाला हो तुम लोग को समझ में आया? किसी का कोई डाउट है? क्योंकि हो सकता है कि तुम इससे पहले जितने भी हार्मोन के चैप्टर पढ़े थे उसके क्लास अभी तक देखे नहीं हो।
तो वो एक बार देख लेना रिकॉर्डिंग में, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है। इसका कुछ डाउट है इसमें? और एक चीज थी जो बोलना भूल गया, तो इसको भी नोट करो, ठीक है। वो कहाँ गया? हाँ, ये जो मैंने बताया कि पेरेंटल कॉन्ट्रासेप्शन में और एक चीज आता है। एक तो हमारा इम्प्लांट हो गया, दूसरा आता है हमारा DMPA। इसका फुल फॉर्म है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। 2 बार आया है टोटल में। डिपॉट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, ये भी सेम इम्प्लांट का रखी है। इसका फुल फॉर्म है डिपॉट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। इसमें 150 mg 3 मंथ इंटरवल पे दिया जाता है। इसमें हम ड्रग कौन सा यूज करता है? इसमें हमारा ड्रग यूज होता है नॉर एथिनड्रोन, ठीक है। डिपोड मिजोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसिड, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें प्रोजेस्टेरॉन ही यूज होता है, ठीक है। नॉर एथिनड्रोन नहीं, इसमें तो हमारा बताया गया है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन ही इसमें यूज होता है। डिपोड मिडॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसिड, इसको 150 mg में 3 मंथ्स इंटरवल पे दिया जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्लास जो होगा, नेक्स्ट क्लास में तुम लोग का एक केमोथेरेपी का एक चैप्टर जो है पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ऑक्सीटोसिन और जो हमारा विटामिन डी कैल्शियम वाला चैप्टर है, ये तुम लोग का हो गया है। हार्दिक सर ने पढ़ाया था ऑक्सीटोसिन और विटामिन डी कैल्शियम वाला जो चैप्टर थे, हुआ है? नहीं हुआ है? चलो, विटामिन डी कैल्शियम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो मैं एक क्लास में करा दूंगा, किसी भी एक दूसरे दिन में वो विटामिन डी कैल्शियम वाला जो चैप्टर है वो करा दूंगा। चलो, ठीक है, आज के लिए इतना तक है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। और अगले 18 तारीख को 18 जनवरी को तुम्हारा मॉक टेस्ट है, फुल लेंथ का मॉक टेस्ट है, सब लोग अच्छे से देना उसमें, ठीक है। फुल लेंथ का मॉक टेस्ट होगा 18 जनवरी को, तुम्हारा 125 क्वेश्चन का। संडे है शायद, तो अच्छे से सब लोग मॉक टेस्ट के लिए तैयार हो जाना, ठीक है। अगली बार क्वेश्चन इजी दिया था, इस बार उतना भी इजी नहीं दूंगा, ठीक है। ये सोच के सब लोग प्रिपेयर होना। अगले बार जितने भी कॉलेज का क्वेश्चन था, 2-3 छोड़ के मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे इजी ही थे। इस बार उतना भी इजी नहीं दूंगा, ठीक है। तो उस हिसाब से सब लोग जो है पढ़ाई करना। चलो, आज के लिए इतना तक है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जितने भी क्रैश कोर्स वाले हो, तुम लोग को मैं दोबारा बोलता हूँ, जाके रिकॉर्डेड देखो, कोई डाउट आएगा तो पूछ लेना, ठीक है, किसी भी टॉपिक पे। और जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक को इधर अच्छे से सुनो। और जितना भी आगे का टॉपिक है वो भी तुम लोग को कराया जाएगा, ठीक है। और दोबारा ANS हो जाएगा, ऑटोपॉइड हो जाएगा, CNS, सब कुछ तुमको दोबारा कराया जाएगा, ठीक है। चलो।